गुड मॉर्निंग गाइस। देखो, कोरोना महामारी के चलते माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बच्चों की एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 18 तारीख से 12th मैथ्स की एग्ज़ाम स्टार्ट की है और साइंस, आर्ट्स और साथ में कक्षा 10वीं की क्लासें 29 और 30 तारीख को रखी गई है। तो दोस्तों, इन दिनों में आप जो घर पर रहकर स्टडी की, उसका आपको पूरा फायदा लेना है। एग्जाम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों के क्वेश्चन करने हैं और आपको अपनी जो चरम सीमा अर्थात आपका जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पाना है, क्योंकि हमें समय बहुत मिल चुका है दोस्तों एग्जाम के लिए। कई तो ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बुक को 3-3, 4-4 बार रिपीट कर दिया है। कई दोस्त ऐसे कहते हैं कि सर हम कैसे पढ़ाई करें। तो एक बार क्या, एक किसी व्यक्ति ने वक्त से पूछा कि आप हमेशा सक्सेस कैसे होते हो। तो वक्त ने उस व्यक्ति को कहा कि मैं कभी आंधी में नहीं रुकता, ना बरसात में रुकता, ना किसी परिस्थितियों में मैं डरता। इसी तरह यदि आप भी लगातार मेहनत करते रहोगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। तो दोस्तों, अब आपके सामने वो पल आ चुका है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बिल्कुल लगे रहो। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो अब हमारी जो क्लासें निरंतर चल रही थी, उन्हीं क्लासों में हमारा जो टॉपिक चल रहा था रेस्पिरेशन का हमने एक पार्ट पढ़ लिया था, ऊपरी श्वसन। उस ऊपरी श्वसन में हमने उसके पार्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिए थे। अब उसके बाद में सेकंड जो पार्ट होता है, हम देखेंगे निचला श्वसन। रेस्पिरेशन, श्वसन। नंबर 2 हमारा चल रहा था निचला श्वसन। निचले श्वसन तंत्र की बात करें तो दोस्तों, निचले श्वसन तंत्र में हम देखेंगे श्वास नली। देखो, हमने ऊपरी में देखा था मुख, नासिका, कंठ, स्वर यंत्र, और उसके बाद में निचले में आ गए थे हमारे श्वास नली, श्वसनिकाएं और कुप्पिकाएं और फेफड़े, और उसके बाद में श्वसन मांसपेशियों में आ जाता है हमारा डायाफ्राम। तो इसमें देखेंगे हम श्वास नली, श्वसनिकाएं, कुप्पिकाएं और फेफड़े। ये सभी पांचों जो भाग आते हैं वे हमारे किस में आते हैं? निचले श्वसन तंत्र में। ये निचले श्वसन तंत्र में आते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं श्वास नली से। श्वास नली को हम बोलते हैं ट्रेकिया। देखेंगे जो हमारी श्वास नली है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थिति के बारे में। कि ये कहां से कहां तक होती है। देखो, यहां से यहां हमारा क्या आ जाता है? कंठ। देखो, हमने एक चीज देखी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, एक बार नोट कर लेना। हमने देखा था कि जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों में स्वर यंत्र को, क्वेश्चन यहां से बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि स्तनधारियों में स्वर यंत्र को क्या कहते हैं? लॉरिक्स। स्तनधारियों में स्वर यंत्र को क्या बोलते हैं? लॉरिक्स। और पक्षियों में क्या बोलते हैं?। कंफ्यूज हो जाता है।
यहाँ से क्वेश्चन हमें ये पता है हमारे कंठ को लेरिक्स बोलते हैं, जबकि पक्षियों का जो कंठ होता है, स्वर यंत्र होता है, उसको सेरिक्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कंपटीशन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में या मनुष्य के जो स्वर यंत्र को क्या बोलते हैं, लेरिक्स, जबकि पक्षियों के स्वर यंत्र को क्या बोलते हैं, सेरिक्स। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। स्तनधारियों के स्वर यंत्र को लेरिक्स बोलते हैं और पक्षियों के स्वर यंत्र को क्या बोलते हैं, सेरिक्स। श्वास नली पे स्थिति की बात कर रहे थे हम। यहां हमारी क्या है, कंठ। कंठ से लेके ये हमारा वक्ष गुहा आ गई, यहाँ वक्ष गुहा तक आके रहता है हमारा स्वर यंत्र। तो कंठ से लेकर वक्ष गुहा तक क्या होता है, स्थित होता है। तो कह सकते हैं स्थिति क्या होती है, कंठ से वक्ष गुहा तक फैली होती है। जो आपकी श्वास नली होती है वो कंठ से लेकर वक्ष गुहा तक स्थित होती है। दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं इसकी लंबाई की। कई बार पूछा जाता है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई दोस्तों 5 इंच तक होती है। कितने इंच तक होती है, 5 इंच तक। कई बार इंच नहीं पूछ के आपको सेंटीमीटर में पूछ लिया जाता है कि इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है। तो सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 10 से 12 सेंटीमीटर तक की इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। लंबाई कितनी, 5 इंच 10 से 12 सेंटीमीटर। या चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी होती है, अर्थात इसका व्यास कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। व्यास की बात करें तो व्यास कितना होता है इसका, 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में यदि आपको नहीं पूछे, आपको ये पूछ ले कि इसकी चौड़ाई कितने mm होती है, तो इसकी चौड़ाई होती है दोस्तों 16 mm मिलीमीटर। ध्यान रखना, 16 mm। स्थिति हो गई, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। आकार की बात करते हैं इसका। आकार की बात करेंगे दोस्तों तो यहां हमें इस प्रकार से इसमें क्या लगे होते हैं, छल्ले लगे होते हैं। जो श्वास नली होती है उसमें उपास्थियों के कौन से आकार के, सी आकार के। कौन से आकार के दोस्तों, सी आकार के उपास्थियों के छल्ले से। तो यहां आकार की बात करें तो यहां सी आकार के छल्ले। ये जो सी आकार के छल्ले ये क्या काम करते हैं, ये इसको पिचकने से रोकते हैं। यदि ये उपास्थि के छल्ले नहीं होते तो जो श्वास नली है वो कई बार पिचक सकती थी, लेकिन इनको पिचकने से रोकने से, इनका काम होता है पिचकने से रोकना। ये हो गया आकार। निर्माण की बात करते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, सीधे पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं। स्थिति पूछ लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होती है, कंठ से वक्ष गुहा तक। लंबाई पूछ लेते हैं 5 इंच या 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर या 16 mm। आकार की बात करते हैं तो यहाँ किस प्रकार के छल्ले लगे होते हैं, सी आकार के छल्ले लगे होते हैं। निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण देखो इसका होता है एपिथेलियम। एपिथेलियम श्लेष्मा कोशिका से। इसका निर्माण किससे होता है, एपिथेलियम श्लेष्मा कोशिका से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीएमटी लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। पीएमटी में इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निर्माण के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि इसका निर्माण कौन सी कोशिकाओं से हुआ है या किस प्रकार के उत्तक से हुआ है। तो यहाँ
जो श्वास नली होती है वो किससे बनी होती है? एपिथेलियम श्लेष्मा कोशिका से बनी होती है। अब श्वास नली के बाद में, यहाँ देखो श्वास नली के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ श्वास नली दो भागों में बट रही है, तो श्वसनी और श्वसनिकाएं। देखते हैं आगे। श्वास नली के बाद में नंबर 2 की बात करते हैं। श्वसनी एवं श्वसनिकाएं। श्वसनी को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, अंग्रेजी में, और श्वसनिकाओं को बोलते हैं ब्रेंकियोल। देखिए, जो हमारी श्वास नली होती है, ये जो श्वास नली होती है वो 2 श्वसनियों में बटी होती है। अर्थात जो श्वास नली होती है 2 भागों में बढ़ जाती है। 2 भागों में जब बढ़ती है तो उन दोनों भागों को हम क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। यहाँ से एक भाग यहाँ दोनों फेफड़ों में जाती, 2 भागों में बट गई, तो वो क्या हो गई? हमारी श्वसनी। और जो श्वसनी है ये क्या होती है? ये किन में बढ़ जाती है? श्वसनिकाओं में। अनेक प्रकार की श्वसनिकाएं हो जाती है, फेफड़ों में बहुत सारी श्वसनिकाएं हो जाती है। तो कितनी श्वसनी हो गई? 2 श्वसनी। श्वास नली 2 भागों में बढ़ती, 2 श्वसनी, दोनों फेफड़ों में एक एक श्वसनी चली जाती है, और फिर दोनों फेफड़ों में अनेक प्रकार की श्वसनिकाएं हो जाती है। ये जो श्वसनिकाएं होती हैं इनके अंतिम सिरे पर क्या लगी होती है? कुप्पिकाएं लगी होती है दोस्तों। इनके अंतिम सिरे पर क्या लगी होती है? कुप्पिकाएं। ये जो श्वसनिकाएं होती है पूरे फेफड़े में क्या बना लेती है? एक प्रकार का जाल बना लेती है, और फेफड़े को क्या होती है? घेरे रखती है। तो देखो कुप्पिकाएं, बहुत सारी कुप्पिकाएं होती है। जो कुप्पिकाएं होती है वो कैसी होती है? प्याले के समान। इनका आकार कैसा होता है? प्याले के समान होता है। और ये कितने होते हैं? 0.2 mm का होता है इनका आकार। 0.2 mm की बहुत सारी अनेक, देखो श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पर ये जो लगी हुई है क्या होगी? कुप्पिकाएं, और इनका आकार 0.2 mm। और वैसे कैसी होती है? प्याले के समान। और कार्य क्या करती है ये कुप्पिकाएं? कार्य की बात करें तो ये कुप्पिकाएं क्या कार्य करती है? ये करती है गैसों का आदान प्रदान। गैसों के आदान प्रदान का कार्य कौन करती है दोस्तों? कुप्पिकाएं ही करती है। यहाँ से फिर ब्लड के साथ में, हार्ट के साथ में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। O2 CO2 की जो क्रिया होती है वो यहाँ आने के बाद में फिल्ट्रेशन का काम होने लग जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं और कुप्पिकाएं। उसके बाद में बात करते हैं हम निचले जो स्वर तंत्र होता है उसका अंतिम भाग हम बात करते हैं, फेफड़े की बात करते हैं। देखो साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए फिर से। इस प्रकार से हमारे दो, तो लंग्स की बात करते हैं तो संख्या में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कितने लंग्स होते हैं? 2, एक जोड़ी। इधर वाला
दायां फेफड़ा और ये हो गया बायां फेफड़ा। सामान्य जानकारी की बात कर रहे हैं। जो दायां फेफड़ा होता है उसकी कितनी पालियां होती है? 3 पालियां होती है। दाएं फेफड़े की कितनी पालियां होती है? यहां लिख देता हूं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। इसमें 3 पालियां और इसमें कितनी पालियां? 2 पालियां। दाएं फेफड़े में कितनी पालियां? 3 पालियां और बाएं फेफड़े में 2 पालियां। अब बात करते हैं, जिसमें ज़्यादा होगी वही बड़ा होगा निश्चित रूप से। भाई जिसके पास में ज़्यादा पैसे होंगे वही धनवान होगा, कम पैसे वाला धनवान नहीं होगा। तो यहाँ बात करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की। जिसमें ज़्यादा पालियां हैं वो लंबा और चौड़ा होगा निश्चित रूप से, और जिसमें कम पालियां हैं वो उसकी तुलना में क्या होगा? छोटा होगा। तो दायां फेफड़ा क्या होता है? लंबा एवं चौड़ा। जो दायां फेफड़ा होता है वो लंबा और चौड़ा होता है, जबकि बायां फेफड़ा क्या होता है? छोटा और सकड़ा। किसकी तुलना में? दाएं फेफड़े की तुलना में। ये सामान्य जानकारी। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, इसमें कितनी पालियां? 3 पालियां, इसमें 2 पालियां। ये कैसा? लंबा एवं चौड़ा, और ये छोटा और सकड़ा। अब उसके बाद में देखो, ये सामान्य जानकारी नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों रंग की। रंग की बात करते हैं तो रंग कैसा होता है इसका? जो फेफड़े होते हैं वो हमारे गुलाबी रंग के होते हैं, पिंक। गुलाबी रंग राजस्थान की शान, पिंक सिटी। वैसे ही जो हमारे लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं। तो रंग की बात करते हैं तो कैसे हो गए? गुलाबी। दोस्तों स्थिति की बात करते हैं। जिस प्रकार से जो हमारी श्वास नली थी वो कहाँ से थी? कंठ से लेकर वक्ष गुहा तक थी। तो वक्ष गुहा तक जाती थी। कहाँ तक जाती थी? वक्ष गुहा तक। तो वक्ष गुहा तक जाती थी तो कहाँ जाके मिल जाती थी? फेफड़ों में। तो इसकी स्थिति क्या हो गई? फेफड़ों की स्थिति क्या होगी? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में कहाँ? जो हमारा हार्ट होता है, दिल, उस हार्ट के पास होती है। तो स्थिति क्या हो गई? वक्ष गुहा में। और कहाँ? हृदय के पास। वक्ष गुहा में, हृदय के पास। प्रकृति की बात करते हैं कि ये किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों प्रकृति की बात करते हैं तो कैसे होते हैं? स्पंजी। जिस प्रकार से फॉर्म होती है गद्दे वाली फॉर्म, उसी प्रकार से हमारे जो लंग्स होते हैं गद्दे वाली फॉर्म की तरह ही स्पंजी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें देखो श्वसनिकाएं, इनका जाल बिछा होता है, छोटी छोटी एयर बबल्स के समान। देखा था हमने कितने आकार की? 0.2 mm आकार की छोटी छोटी प्याले समान क्या होती है? कुप्पिकाएं, जिससे उनमें क्या रहती है? गैसें भरी रहती है। इस प्रकार से वो कैसे रहती है? एक फोम वाला जो गद्दा आता है उस गद्दे के समान। तो कैसे? वो स्पंजी होता है। उसी प्रकार से स्पंजी और थैलीनुमा होती है। स्पंजी और थैलीनुमा क्यों होती है? क्योंकि ये किस प्रकार के ऊतक की बनी होते हैं? स्पंजी ऊतक के बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होता है ये कि जो हमारे लंग्स या फेफड़े होते हैं वो कौन से ऊतकों के बने होते हैं? स्पंजी ऊतक के बने होते हैं। अब इसके बाद में जब हमारा जो
रेस्पिरेशन सिस्टम में जो ये लंग्स होते हैं, उन लंग्स की देखो कोई ना कोई तो सेफ्टी करता ही है, कोई ना कोई तो इनकी सुरक्षा करता ही है। तो यहाँ इन फेफड़ों की सुरक्षा करने के लिए, फेफड़ों की सुरक्षा करने के लिए क्या होता है, एक फुफ्फुस आवरण, या कह सकते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरल झिल्ली। फेफड़ों की सुरक्षा कौन करती है? प्लूरल झिल्ली, या कह सकते हैं फुफ्फुस आवरण। ये बहुत कम पूछा जाता है नाम, यहां से ये नाम बहुत बार पूछा जाता है कि फेफड़ों की सुरक्षा कौन करती है? प्लूरल झिल्ली। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों हमारा निचला स्वर तंत्र कंप्लीट। यहां छोटी सी बात देख लेते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स में क्या होती है? प्रत्येक लंग्स में एक तो क्या होती है? श्वसनी। एक तो क्या होती है? श्वसनी। उसके बाद में द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, अंतःश्वसनी इकाई, ये सभी हृदय के फेफड़ों के अंदर स्थित होते हैं। श्वसनी होती है एक तो, हर फेफड़े में एक श्वसनी होती है, उसके बाद में एक द्वितीय श्वसनी, एक तृतीय श्वसनी और एक अंतः श्वसनिकाएं, साथ में कुप्पिकाएं। ये सभी पार्ट फेफड़े के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा निचला स्वर तंत्र कंप्लीट होता है। तो तीसरे पार्ट की बात करते हैं, श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियों में हमारा ये पार्ट आता है दोस्तों, इससे ऊपर का ऊपरी श्वसन, ये निचला श्वसन, और ये क्या आ गई? श्वसन मांसपेशियां। तो श्वसन मांसपेशियों की बात करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? डायाफ्राम, या कह सकते हैं इसको हम तनुपट। तो देखते हैं डायाफ्राम की बात में। डायाफ्राम या तनुपट, ये पेशियों की बनी एक झिल्ली होती है। क्या होती है? पेशियों की बनी एक झिल्ली होती है, जो क्या करती है? श्वसन के समय अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। जब इसकी डायाफ्राम की स्थिति परिवर्तित होती है, उस स्थिति के साथ में ही जो वायुमंडल की जो गैसें हैं, वो वायुमंडल की गैसें हमारी बॉडी में एंटर्ड होती है, और साथ में ही जो CO2 है वो इसकी स्थिति के साथ में ही बाहर निकलती है। जो डायाफ्राम है, क्वेश्चन इसमें यहां से ही पुट होता है स्थिति के समय। तो देखो श्वसन में दो प्रकार की स्थितियां थी, एक तो थी अंतःश्वसन और दूसरी थी उच्छ्वसन। अंतःश्वसन पढ़ा था हमने, अंतःश्वसन पहले वाले पार्ट में। अंतःश्वसन अंतर बॉडी के अंदर लेना, गैसों को बॉडी के अंदर लेना। इस स्थिति में जब अंतःश्वसन होगा तो जो हमारा डायाफ्राम की स्थिति, अंतःश्वसन में डायाफ्राम कैसा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। क्वेश्चन यहां से बनता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते हैं कि अंतःश्वसन में डायाफ्राम की स्थिति किस प्रकार से होती है? तो डायाफ्राम कैसा हो जाता है? चपटा, अर्थात क्या हो जाता है? संकुचन। और जब संकुचन होगा, देखो अंतः जब बॉडी में कुछ पार्ट आएगा, बैलून होता है, गुब्बारा होता है, गुब्बारा पहले एकदम अपनी मूल स्थिति में रहता है। जब हम उसमें
फूंक मारते हैं तो गुब्बारा क्या होता है, फैलता है, अर्थात उसका क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। ऐसे ही जब बॉडी में गैसें आ जाएगी, ये जब चपटा होगा, संकुचन होगा, तो बॉडी में क्या आएगी, गैस से एंटर्ड होगी तो यहाँ का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा दोस्तों, आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, अंतर श्वसन में आयतन कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। डायफ्राम की स्थिति कैसे हो जाती है, चपटी हो जाती है और संकुचन हो जाता है। जबकि उच्च श्वसन में डायफ्राम कैसा हो जाता है, शिथिलन या कह सकते हैं अपनी मूल अवस्था में पुनः आ जाता है। जो पहले की जो स्थिति थी उसी स्थिति में आ जाता है। ध्यान रखना, अंतर श्वसन में चपटा, संकुचन और उच्च श्वसन में शिथिलन। और इस स्थिति में जब शिथिलन मूल स्थिति में वापस आ जाएगा, पहले वाली स्थिति में, तो आयतन अपने आप ही क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या कह सकते हैं मूल स्थिति में जिस प्रकार की स्थिति में था उसी प्रकार की स्थिति में क्या आ जाएगा, आ जाएगा। फिर से देख लेना, डायाफ्राम पेशियों की बनी होती है, दो प्रकार की स्थितियों में अपनी स्थिति बदलता है। अंतर श्वसन में चपटा और संकुचन हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, नोट कर लेना, स्टार लगा लेना। अंतर श्वसन के समय यहाँ का आयतन बढ़ जाता है और उच्च श्वसन में आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार से हमारा जो रेस्पिरेशन का टॉपिक था वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी दोस्तों, उस नेक्स्ट क्लास में हम श्वसन से संबंधित रोगों का अध्ययन करेंगे कि श्वसन से संबंधित हमारे कौन कौन से रोग होते हैं। इसके साथ ही अब जो बच्चे हैं वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए हैं, अब और अपना टाइम बढ़ा दो ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबरों के साथ में एग्ज़ाम को फाइट कर सको। जय हिंद, जय भारत।